द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे पास एक काफी दिलचस्प स्रोत है विश्लेषण के लिए। ये बात करता है ईगल माइंडसेट के 3 खास सिद्धांतों की। हाँ, ईगल माइंडसेट सुनने में थोड़ा सेल्फ हेल्पी सा लगता है ना? हाँ, थोड़ा सा। लेकिन देखते हैं स्रोत में क्या खास है। असल में ये स्रोत एक बड़ा दावा करता है। कहता है कि दुनिया में मोटे तौर पर 2 तरह की मानसिकताएं हैं। अच्छा, कौन सी? एक है हॉक माइंडसेट। स्रोत कहता है ये करीब 98% लोगों में होता है। 99%? काफी ज्यादा। हाँ, और दूसरा है ईगल माइंडसेट, जो कथित तौर पर सिर्फ 2% लोगों में पाया जाता है, और यही उन्हें असाधारण सफलता दिलाता है। 98 और 2 का बंटवारा, ये तो अपने आप में चौंकाने वाला आंकड़ा है। बिल्कुल। देखना होगा कि स्रोत इसे सही कैसे ठहराता है। सही कहा। और ये स्रोत सिर्फ कहता नहीं है, बल्कि इन दोनों शिकारी पक्षियों हॉक और ईगल के सोचने के तरीके, उनके नजरिए, उनके दुनिया से निपटने के तरीके में जो गहरे अंतर हैं, उन पर काफी जोर देता है। हाँ, ये तुलना दिलचस्प है। तो आज का हमारा मकसद यही है, इस स्रोत में बताए गए ईगल माइंडसेट के वो जो 3 मुख्य सिद्धांत हैं, उन्हें थोड़ा गहराई से खंगालना, समझना कि स्रोत के अनुसार ये सिद्धांत इतने शक्तिशाली क्यों हैं आखिर। सही बात है, क्योंकि सिर्फ सिद्धांत जान लेना काफी नहीं होता। ये समझना जरूरी है कि स्रोत इन्हें कैसे परिभाषित करता है ना, और क्यों इन्हें सफलता से जोड़ रहा है। हाँ बिल्कुल, मैं भी यही जानने को उत्सुक हूँ कि ये सिद्धांत असल में हैं क्या, और स्रोत के मुताबिक ये किसी के जीवन पर कितना असर डाल सकते हैं। हाँ, मुझे भी। तो शुरू करें? चलिए शुरू करते हैं। तो स्रोत का पहला सिद्धांत, स्रोत कहता है ईगल अकेले उड़ता है, वो भी बहुत ऊंचाई पर, जबकि हॉक यानी बाज वो अक्सर झुंड में नीचे उड़ते पाए जाते हैं। अब पहली नजर में ये थोड़ा अलग थलग रहने जैसा लगता है। क्या स्रोत इसे ऐसे ही देखता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, स्रोत इस अकेले उड़ने को कोई सामाजिक अलगाव या एंटी सोशल होना नहीं मानता। अच्छा, तो फिर क्या है ये? स्रोत के अनुसार ये अपनी सोच की स्पष्टता का प्रतीक है, अपने विजन पर अटूट विश्वास का। स्रोत इशारा करता है कि जो हॉक माइंडसेट वाले लोग हैं, मतलब वो 98% वाली भीड़, वो अक्सर एक दूसरे की सोच को जाने अनजाने में सीमित कर देते हैं। हाँ, ये तो होता है। वो आवाजें जो हम सुनते हैं, अरे ये तो बहुत रिस्की है, या ये तुमसे नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, लोग क्या कहेंगे, जैसे सब कर रहे वैसे ही करो, ये सब। हाँ, बहुत आम है ये बातें। तो स्रोत कह रहा है कि ईगल माइंडसेट वाला व्यक्ति इन आवाजों से ऊपर उठ जाता है। एग्जैक्टली, स्रोत के विश्लेषण के अनुसार ईगल माइंडसेट का मतलब है कि आप बाहरी शोर, यानी दूसरों की राय, उनके संदेह, उनके डर, उसको अपने अंदर की आवाज पर हावी नहीं होने देते। इसमें एक तरह का साहस चाहिए होता है, अपने लक्ष्य के लिए अपने रास्ते पर अकेले चलने का साहस, तब भी जब कोई और आपके साथ ना हो या आपके विजन को ना समझ रहा हो। लेकिन स्रोत क्या ये भी बताता है कि ये अकेलापन मुश्किल नहीं होता? क्योंकि सच कहूं तो अपने रास्ते पर अकेले चलना काफी कठिन हो सकता है। हाँ, मुश्किल तो होता है। स्रोत इस कठिनाई को नकारता नहीं है, पर वो इसे एक अलग नजरिए से देखता है। कैसे? ये अकेलापन स्रोत के मुताबिक खालीपन नहीं है, बल्कि ये आत्ममंथन और आत्म पहचान के लिए एक जरूरी स्पेस है, एक अवसर है। अवसर? हाँ, जब व्यक्ति बाहरी शोर से दूर होता है, तभी वो अपने अंदर की असली क्षमता, अपनी मौलिक सोच और अपने सबसे गहरे लक्ष्यों को ज्यादा स्पष्ट रूप से देख और सुन पाता है। अच्छा। स्रोत का तर्क है कि भीड़ आपको औसत की ओर खींचती है, क्योंकि भीड़ का स्वभाव ही होता है कन्फर्मिटी, मतलब एक रूपता की ओर जाना, जबकि ईगल माइंडसेट आपको उस औसत से ऊपर उठकर कुछ असाधारण रचने की मानसिक शक्ति देता है। यानी ये भीड़ से कोई बगावत नहीं है, बल्कि अपने विजन के प्रति एक तरह की निष्ठा है। क्या खूब कहा। बिल्कुल, स्रोत का मुख्य संदेश यही लगता है, भीड़ का हिस्सा बनकर औसत मत रहो, अपनी विशिष्टता को पहचानो और असाधारण बनो। ये व्यक्तिगत दृष्टि और आंतरिक विश्वास को बाहरी सहमति या वैलिडेशन से कहीं ज्यादा महत्व देता है। और स्रोत के अनुसार यही वो पहला कदम है जो उस कथित 2% क्लब की ओर ले जाता है। दिलचस्प। ये सिर्फ अकेले होने की बात नहीं, बल्कि उस अकेलेपन में अपनी स्पष्टता ढूंढने की बात है। चलिए अब दूसरे सिद्धांत पर आते हैं। स्रोत का कहना है ईगल तूफान का इस्तेमाल करता है। हाँ, ये सुनने में बड़ा नाटकीय लगता है ना? हाँ बिल्कुल। इसका क्या मतलब है स्रोत के अनुसार? हाँ, ये रूपक काफी शक्तिशाली है।
स्रोत बताता है कि जब मौसम खराब होता है, मान लीजिए तूफान आता है, तो ज्यादातर पक्षी डरकर छिपने की जगह ढूंढते हैं। सही। लेकिन ईगल कथित तौर पर ऐसा नहीं करता। वो क्या करता है, वो तूफान की जो शक्तिशाली हवाएं हैं उनका इस्तेमाल करके बिना ज्यादा मेहनत किए और भी ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच जाता है। वाह, तो क्या स्रोत ये कह रहा है कि ईगल माइंडसेट वाले लोग मुश्किलों से डरते नहीं बल्कि उनका फायदा उठाते हैं? ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या स्रोत ये भी बताता है कि ये होता कैसे है? मतलब क्या ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग की बात है कि बस अच्छा सोचो? नहीं, ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से कहीं ज्यादा गहरी बात है, जैसा स्रोत इसे बताता है। स्रोत जीवन की चुनौतियों को, जैसे मान लीजिए नौकरी चली गई, बिजनेस में नुकसान हो गया, रिश्तों में दरार आ गई, कोई आलोचना कर रहा है या सफलता मिल गई, इन सबको जीवन के तूफान कहता है। ठीक है। स्रोत के विश्लेषण के अनुसार हॉक माइंडसेट वाला व्यक्ति इन तूफानों से या तो बचकर भागता है या फिर उनके सामने घुटने टेक देता है, निराश हो जाता है, हार मान लेता है। और ईगल माइंडसेट वाला व्यक्ति क्या है? स्रोत के मुताबिक ईगल माइंडसेट वाला व्यक्ति इन चुनौतियों को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखता है, एक अवसर के तौर पर। अवसर? मुश्किलों में अवसर? हाँ, वो मुश्किलों को खतरा नहीं मानता, बल्कि आगे बढ़ने, कुछ सीखने और मजबूत बनने का एक जरिया मानता है। वो इन तूफानी हवाओं को, यानी मुश्किल हालात को, अपनी उड़ान का ईंधन बना लेता है। ईंधन? स्रोत का दृष्टिकोण ये है कि हर झटका आपको कुछ सिखाता है, हर ठोकर आपको संभलना सिखाती है, और हर असफलता सफलता के किसी नए, शायद बेहतर रास्ते की ओर इशारा कर सकती है। तो ये महज मुश्किलों को सहना नहीं हुआ, बल्कि उन्हें सक्रिय रूप से अपने पक्ष में इस्तेमाल करना हुआ। बिल्कुल सही। स्रोत यहाँ लचीलेपन, जिसे रेजिलियंस कहते हैं, उसे सिर्फ निष्क्रिय सहनशीलता यानी पैसिव एंड्योरेंस के तौर पर नहीं देखता। अच्छा। ये एक सक्रिय कौशल है, एक एक्टिव स्किल। ये समस्याओं को प्रॉब्लम की तरह नहीं बल्कि डेटा की तरह देखने की मानसिकता है। समस्याओं को डेटा की तरह देखना, ये दिलचस्प है। हाँ, मतलब ये तूफान आपको क्या बता रहा है, आपको कहाँ बदलाव करने की जरूरत है, आप इस ऊर्जा का इस्तेमाल ऊपर उठने के लिए कैसे कर सकते हैं। स्रोत का एक मुख्य वाक्य है जो इस बात को समेटता है। वो कुछ इस तरह है, मुसीबतों को दीवार मत समझो, उन्हें सीढ़ी बनाओ। वाह, ये वाकई नजरिया बदलने वाली बात है। समस्याओं को डेटा की तरह देखना, ये काफी अलग सोच है। अच्छा, अब आते हैं तीसरे और स्रोत के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत पर। जी। स्रोत कहता है ईगल की नजर सिर्फ लक्ष्य पर होती है। इसकी व्याख्या कैसे की गई है? स्रोत यहाँ ईगल की जो अविश्वसनीय दृष्टि होती है उसका उदाहरण देता है। कहा जाता है कि एक ईगल हजारों फीट की ऊंचाई से भी जमीन पर अपने छोटे से शिकार को एकदम साफ देख सकता है। हाँ, सुना है ये। और जब वो शिकार पे झपट्टा मारने का फैसला करता है तो उसका फोकस इतना तीव्र होता है, इतना इंटेंस, कि बाकी सब कुछ, पहाड़, पेड़, दूसरी चीजें, वो सब उसके लिए जैसी धुंधला हो जाता है। हाँ। सिर्फ लक्ष्य नजर आता है। फोकस की ताकत, ये तो हमने कई बार सुना। इस स्रोत में क्या खास बात है? खास है वो तीव्रता और वो बाकी सब कुछ नजरअंदाज करने की क्षमता, जिस पर स्रोत जोर देता है। नजरअंदाज करना? हाँ, स्रोत इसे जीवन में लागू करता है। देखिए, हमारे चारों तरफ अनगिनत विकर्षण है, डिस्ट्रैक्शंस, सोशल मीडिया की लगातार नोटिफिकेशंस, दूसरों की कभी ना खत्म होने वाली राय और उम्मीदें, भविष्य की चिंताएं, अतीत का बोझ, छोटी मोटी रोजमर्रा की परेशानियां, कितने सारे हैं। हाँ, ये तो है। स्रोत के अनुसार हॉक माइंडसेट वाला व्यक्ति इन सब में आसानी से उलझ जाता है, उसका ध्यान बट जाता है, ऊर्जा बिखर जाती है। पर जाहिर है ईगल माइंडसेट वाला व्यक्ति इस जाल में नहीं फंसता। स्रोत यही कहता होगा। स्रोत तो यही कहता है। उसके अनुसार ईगल माइंडसेट वाले व्यक्ति के पास अपने लक्ष्य की एक लेजर शार्प स्पष्टता होती है। उसे पता होता है कि उसे क्या हासिल करना है, क्यों हासिल करना है, और वो अपनी सारी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा उसी एक दिशा में केंद्रित कर देता है। सारी ऊर्जा एक ही दिशा में? हाँ, और बाकी सब कुछ जो उसके लक्ष्य के लिए अप्रासंगिक है उसे वो सक्रिय रूप से नजरअंदाज कर देता है। स्रोत यहाँ एक बड़ा दावा करता है, आप जिस चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे वही आपकी वास्तविकता का विस्तार करेगा। ये सक्रिय रूप से नजरअंदाज करना वाला हिस्सा महत्वपूर्ण लगता है। यानी ये सिर्फ फोकस करना नहीं है, बल्कि ध्यान भटकाने वाली चीजों को जानबूझकर हटाना भी है। बिल्कुल। लेकिन क्या स्रोत इस फोकस की किसी सीमा या संभावित खतरे के बारे में भी कुछ कहता है? जैसे
टनल विजन हो जाना। ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है। हालांकि स्रोत मुख्य रूप से फोकस के फायदों पर ही जोर देता है, लेकिन जो नजरअंदाज करने की बात है वो अंधाधुंध नहीं है। इसे आप सिलेक्टिव इग्नोरेंस कह सकती हैं। सिलेक्टिव इग्नोरेंस। ठीक है, आप उन चीजों को नजरअंदाज करते हैं जो आपके मुख्य लक्ष्य के रास्ते में आती हैं या आपकी ऊर्जा बर्बाद करती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप जरूरी फीडबैक या आसपास के माहौल से पूरी तरह कट जाएं, नहीं, बल्कि इसका मतलब है अपनी प्राथमिकताओं को लेकर निर्मम होना, बिल्कुल क्लियर होना कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। स्रोत ये भी बताता है कि ये तीसरा सिद्धांत असल में पहले 2 सिद्धांतों को एक्शन में बदलता है। अच्छा, कैसे? सोचिए, अगर आपके पास विजन है, जैसे पहले सिद्धांत में अकेले उड़ना, और मुश्किलों से लड़ने का हौसला भी है, दूसरे सिद्धांत की तरह तूफान का इस्तेमाल, लेकिन आप फोकस नहीं कर पाते तो आपकी सारी ऊर्जा बिखर जाएगी ना, आप लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ, बात तो सही है। फोकस के बिना दिशा नहीं मिलेगी। बिल्कुल, तो फोकस ही उस विजन और रेजिलियंस को परिणाम तक पहुंचाता है। तो ये तीनों सिद्धांत, अकेले अपनी दृष्टि पर चलना, चुनौतियों को अवसर बनाना और लक्ष्य पर अटूट फोकस रखना, ये मिलकर ही ईगल माइंडसेट को पूरा करते हैं, जैसा कि स्रोत बताता है। हाँ, स्रोत इन्हें इसी तरह से प्रस्तुत करता है। और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत सिर्फ सिद्धांत बताकर नहीं छोड़ता, वो कुछ व्यावहारिक कदम भी सुझाता है कि कोई इन सिद्धांतों को अपने जीवन में कैसे उतार सकता है। अरे वाह, ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जानना एक बात है और करना बिल्कुल दूसरी, है ना? बिल्कुल। तो क्या है वो एक्शन स्टेप्स जो स्रोत सुझाता है? स्रोत 3 मुख्य कदम सुझाता है, हर सिद्धांत के लिए एक। ठीक है। पहला कदम, पहले सिद्धांत यानी अकेले उड़ना के अभ्यास के लिए स्रोत कहता है प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट पूरी तरह अकेले बिताएं। पूरी तरह अकेले मतलब बिना फोन, बिना किसी स्क्रीन, बिना किसी और व्यक्ति के, बिल्कुल अकेले। और इस समय का उपयोग अपने लक्ष्यों, अपने विचारों, अपनी अंदरूनी आवाज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए करें। बाहरी शोर को पूरी तरह बंद कर दें। स्रोत इसे अपने आंतरिक ईगल से जुड़ने का समय कहता है। रोजाना आत्मचिंतन का एक निश्चित समय निकालना। ठीक है, समझ गया। दूसरा कदम क्या है? दूसरा कदम, दूसरे सिद्धांत यानी तूफान का इस्तेमाल के अभ्यास के लिए जानबूझकर कोई ऐसी छोटी चुनौती चुने जिससे आप थोड़ा असहज महसूस करते हो या जिससे बचते आए हो, और उसका सामना करें। अच्छा, जैसे? ये कुछ भी हो सकता है। किसी मुश्किल विषय पर बात करना जिससे आप कतराते हो, कोई नया स्किल सीखना जिसमें आप शुरू में शायद बहुत खराब हो, या कोई छोटा सा डर जिसका आप सामना कर सकें। स्रोत का तर्क है कि ये आपको मुश्किलों का सामना करने और उनसे सीखने की मांसपेशी बनाने में मदद करेगा। ये तूफान में उड़ने का एक तरह से नियंत्रित अभ्यास है, छोटे पैमाने पर, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, धीरे धीरे ही सही। समझ गया। और तीसरा कदम, तीसरे सिद्धांत यानी लक्ष्य पर फोकस के लिए स्रोत जिसे वन थिंग रूल कहता है, उसे अपनाने का सुझाव देता है। वन थिंग रूल, ये क्या है? हर सुबह खुद से पूछें, आज वो कौन सा सबसे महत्वपूर्ण काम है जिसे करने से मैं अपने सबसे बड़े लक्ष्य के सबसे करीब पहुंच जाऊंगा। उस एक काम को पहचानें और अपनी सबसे अच्छी ऊर्जा और समय सबसे पहले उसी काम को दें, बाकी चीजों से ध्यान हटाकर। मतलब दिन की सबसे बड़ी प्राथमिकता तय करना और उसे सबसे पहले करना। हाँ, बिल्कुल। ये रोजाना अपने फोकस को साधने का अभ्यास है। ये तीनों कदम सुनने में तो सरल लगते हैं, लेकिन शायद इन्हें लगातार करना ही असली चुनौती होगी। बिल्कुल, और यही स्रोत की बात महत्वपूर्ण हो जाती है। ये एक्शन स्टेप्स दिखाते हैं कि स्रोत के अनुसार माइंडसेट कोई जादुई चीज नहीं है जो रातों रात बदल जाती है। हाँ। ये सोचने का एक तरीका है जिसे रोजमर्रा की आदतों और सचेत प्रयासों से, मतलब कॉन्शियस एफर्ट से विकसित किया जाता है। ये अमूर्त सिद्धांतों को ठोस व्यवहारिक कार्यों में बदलने का एक तरीका है। स्रोत का इशारा है कि लगातार अभ्यास से ही हॉक माइंडसेट की जो डिफॉल्ट सेटिंग है उसे बदलकर ईगल माइंडसेट की ओर बढ़ा जा सकता है। ये बात ध्यान देने लायक है। तो संक्षेप में आज हमने जिस स्रोत का विश्लेषण किया वो ईगल माइंडसेट को 3 स्तंभों पर आधारित बताता है। जी। पहला, भीड़ से अलग अपनी दृष्टि पर चलने का साहस और उसके लिए जरूरी एकांत खोजना। जी। दूसरा, चुनौतियों और मुश्किलों को डर या बाधा की तरह नहीं बल्कि विकास और उड़ान भरने के अवसर की तरह देखना। जी। उन्हें सीढ़ी बनाना। बिल्कुल। और तीसरा,
अपने लक्ष्य पर इतनी तीव्रता से फोकस करना कि बाकी सब विकर्षण अप्रासंगिक हो जाएं। नजरअंदाज कर देना। सही। और स्रोत का मानना है कि यही वो मानसिकता है जो कथित 98% हॉक सोच वालों से अलग करके उन 2% सफल लोगों की श्रेणी में ले जाती है। हाँ, यही स्रोत का मुख्य ढांचा है। और अगर हम इस पर एक कदम और आगे जाके सोचें तो एक दिलचस्प सवाल उठता है मेरे मन में। अच्छा, क्या सवाल? स्रोत इन 3 सिद्धांतों को अलग अलग समझाता है ना? लेकिन क्या असल महारत या ईगल माइंडसेट का असली सार इन तीनों के आपसी तालमेल में नहीं छिपा है? आप क्या कहना चाह रही हैं? थोड़ा और समझाएंगी? मेरा मतलब है, क्या ये तीनों सिद्धांत एक दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र है या ये एक दूसरे पर निर्भर है और एक दूसरे को मजबूत करते हैं? सोचने वाली बात है। सोचिए, क्या अकेले अपनी राह पर चलने का साहस, जो पहला सिद्धांत है, ही हमें जीवन के तूफानों यानी दूसरा सिद्धांत का सामना करने की आंतरिक शक्ति नहीं देता? हाँ, शायद देता है। आत्मविश्वास बढ़ता है उससे। और जब हम तूफानों से ऊपर उठना सीख जाते हैं तो क्या हमारा लक्ष्य पर फोकस, जो तीसरा सिद्धांत है, और गहरा नहीं हो जाता क्योंकि हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास बढ़ जाता है? हाँ, ये भी हो सकता है। और इसी तरह शायद लक्ष्य पर वो लेजर शार्प फोकस ही हमें अकेले चलने का साहस और तूफानों से लड़ने के निरंतर प्रेरणा देता रहता है। तो शायद ये 3 अलग-अलग गुण नहीं है, बल्कि एक ही शक्तिशाली मानसिकता के 3 पहलू हैं जो एक साथ काम करते हैं, एक दूसरे को ताकत देते हैं। स्रोत सीधे तौर पर ये नहीं कहता, लेकिन उसके विश्लेषण से ये गहरा संबंध महसूस होता है। ये वाकई एक सोचने वाली बात है कि ये सिद्धांत अलग थलग नहीं बल्कि एक गतिशील और परस्पर जुड़े हुए सिस्टम का हिस्सा हो सकते हैं। ये स्रोत के विश्लेषण को एक और परत देता है। बहुत बढ़िया। आज के इस गहन विचार विमर्श में शामिल होने के लिए आप सबका धन्यवाद।